ओके। ये जो ये रिवर है, ये गंगा है, ये रेड कलर वाली यमुना है, ये सरस्वती है, ये दृष्टद्वती है, ये सिंध है, सिंधु नदी, ये झेलम है, ये चिनाब है, ये रावी है, ये व्यास है, और ये है सतलज। सिर्फ यही नदियां नहीं, ऋग्वेद में दाहिनी तरफ से मिलने वाली भी नदियों का उल्लेख मिला है। कुभा, गोमल, कुर्नम और सुवास्तु, 4 नदियां दाहिने से मिल रही और बाकी नदियां, और ये सारी जो है, जो पूरा क्षेत्र आप देख रहे हो, ये पूरा क्षेत्र इस तरीके से, ये पूरा क्षेत्र है, ये क्षेत्र, यही क्षेत्र कहलाता है सप्त सिंधु क्षेत्र। अब आपसे सवाल क्या पूछते हैं, यहीं पर एक पर्वत का भी उल्लेख मिला है। पर्वत बनाया जाए तो थोड़ा ग्रीन कलर से बना दिया जाए। यहीं पर एक पर्वत का भी उल्लेख मिला है, यहां पे। इस पर्वत का नाम है मूजवंत। ये मूजवंत पर्वत है। अब जरा समझिए क्या है जो सवाल पूछते हैं। झेलम को ऋग्वेद में कहा गया है वितस्ता। सवाल ये पूछते हैं, किनाव को ऋग्वेद में कहा गया है अस्किनी। अस्किनी। रावी को कहा गया है परुष्णी, वेरी गुड। व्यास को कहा गया है विपासा, वेरी गुड। और सतलज को कहा गया है सतुद्री। अब जरा देखिए, ऋग्वैदिक आर्य जो है इस उत्तर मैदानी भाग से परिचित नहीं थे, क्योंकि गंगा का सिर्फ एक बार उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में और यमुना का 3 बार हुआ है, और सबसे ज्यादा 225 बार सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है। तो पूछा जाता है सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन है, तो सबसे महत्वपूर्ण नदी है सिंधु, और सबसे पवित्र नदी है सरस्वती। इस सरस्वती को सबसे पवित्र नदी या नदी तमा कहा गया है। नदी तमा सरस्वती को कहा गया है। इस सरस्वती, जैसे आप लोग समझिए कि जैसे हम लोग पढ़ते आए हैं कि इलाहाबाद में गंगा और यमुना के बीच में सरस्वती निकलती है, ऐसा नहीं है। ये मैथोलॉजिकल एविडेंस है, लेकिन जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, हो सकता कभी इसका प्रवाह इधर रहा हो तो यहां मिलती हो, इसलिए कहा जाता है। जो मैथड ये एविडेंस है, ये राजस्थान की नदी है और वर्तमान में नदी सूख चुकी है। घग्गर नदी जो है, तो सरस्वती और घग्गर के बीच का जो क्षेत्र है, इसे ब्रह्मवर्त कहा जाता है। ये खूब पूछा जाता है, लोक सेवा आयोग पूछता है कि दृष्टद्वती और सरस्वती के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, ब्रह्मवर्त कहलाता है। सबसे पवित्र नदी सरस्वती, सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु,
एक पर्वत का उल्लेख मिलता है, इस पर्वत का नाम है मूजवंत पर्वत, और यहां पर एक पौधा पाया जाता था सोम, और इसी पौधे से बनाया जाता था सोम रस, जो मादक पेय पदार्थ है? मूजवंत पर्वत, यहां पर सोम नामक पौधा पाया जाता था, जिससे मादक पेय पदार्थ बनाया जाता था, जिसका उपयोग लोग करते थे। हो गया, लिख लिया। अब जरा समझिए, भौगोलिक क्षेत्र में देखेंगे, मूजवंत पर्वत ब्रह्मवर्त, सरस्वती और दसद्वती के बीच का क्षेत्र है। सरस्वती और दृश्यद्वती के बीच के क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहा जाता था। अभी जब हम आगे, अभी तो भौगोलिक क्षेत्र देख रहे हैं, भौगोलिक क्षेत्र जब आगे बढ़ेंगे, राजनीतिक जीवन में आएंगे, तो एक युद्ध का उल्लेख मिलता है। वो युद्ध हुआ है रावी नदी के किनारे, और ये बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है, जो आर्यों और अनार्यों के बीच में माना जाता है। इसे बोलते हैं दसराज्य युद्ध। दसराज्य युद्ध। इस दसराज्य युद्ध में राजा सुदास जीता था। इस दसराज्य युद्ध में विजय किसकी हुई थी? राजा सुदास की हुई थी। अभी इसके हम लोग चर्चा आगे करेंगे। तो कहने का मतलब ये भौगोलिक क्षेत्र है। अब भौगोलिक क्षेत्र से जब ऋग्वैदिक काल के राजनीतिक जीवन की बात करें, राजनीतिक जीवन की बात करें, तो राजनीतिक जीवन में समझिए क्या है। राजनीतिक जीवन सबसे बड़ा यह है कि इनकी जो पॉलिटिकल यूनिट है, कबीले में तो थे, बटे हुए थे, लेकिन इनकी पॉलिटिकल यूनिट को जन कहा जाता था। जन, जन सबसे बड़ी इनकी पॉलिटिकल यूनिट होती थी। जैसे हम उत्तर प्रदेश को मान लें, उत्तर प्रदेश क्या है? राज्य है। तो राज्य किस में बटा होता? जिलों में। तो वैसे ही जन किस में बटा होता था? विस में बटा होता था। इसमें विस होते थे। और विस किस में बटा होता था? ग्राम में बटा होता था। तो जन का मुखिया राजा कहलाता था। राजा या राजन्य, राजा या राजन्य कहा जाता था। विस का मुखिया विस्पति कहलाता था। ग्राम का मुखिया ग्रामीणी कहलाता था। यानी कि इनकी पॉलिटिकल यूनिट बटी हुई थी। तो जन क्या है? ये कबायली यूनिट है। लेकिन आज जैसे उस समय, वैसे आज राजनीतिक जन की 3 बड़ी परिषदें होती थी। एक होती थी सभा, यानी कि प्रतिनिधि संस्थाएं हैं, जैसे आज हमारे विधानसभा विधान परिषद होती है। सभा, समिति और विदत, ये 3 राजनीतिक परिषदें होती थी। सभा श्रेष्ठ जनों की संस्था है, जैसे वर्तमान में राज्यसभा या विधान परिषद। तो सभा के मुखिया को सभेय कहा जाता था, यानी कि जैसे लोकसभा अध्यक्ष है इस समय, वैसे इसके राज्यसभा जो है वो सभेय कहा जाता था। समिति सामान्य जनों की संस्था थी, प्रतिनिधि संस्था थी। इसके मुखिया को ईशान कहा जाता था। तो सभा और समिति दो जो है मुख्य थी। ये जो विदत है, सिर्फ इसका ये उल्लेख मिलता है, तो ये सबसे प्राचीन प्रतिनिधि संस्था थी, और इसके अलावा कोई उल्लेख नहीं मिलता है। सभा श्रेष्ठ जनों का प्रतिनिधित्व करती थी, समिति जो है सामान्य जनों का प्रतिनिधित्व, लेकिन राजा का चुनाव समिति द्वारा होता था। राजा का चुनाव किया जाता था, समिति द्वारा होता था। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिए, जो राज्य, अभी इसके साथ साथ अगर हम आर्थिक जीवन देखें तो बहुत सारी चीजें समझ जाएंगे। इनका आर्थिक हालात कैसे थे, आर्थिक जीवन कैसा था। आर्थिक जीवन का आधार इनके क्या था? पशुपालन। ये मुख्य इनका पेशा पशुपालन था, और पशुओं में भी महत्वपूर्ण पशु इनकी गाय होती थी, क्योंकि गाय से ये दूध प्राप्त करते थे, और दूध से बनी हुई तमाम वस्तुएं हैं जिन पर इनका जीवन निर्भर करता था। कृषि नहीं करते थे, क्योंकि कृषि ना करने कारण यह है कि इनका जीवन कैसा था? नोमैडिक था, यायावर था, घुमंतू थे। तो
जंगली उत्पाद और पशुपालन पर आधारित थे। तो दूध और अन्य चीजें ये खाया करते थे। अब चूंकि भूमि जैसी, अभी भूमि की इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं है क्योंकि भूमि संपत्ति का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि संपत्ति की कोई वैल्यू ही नहीं है, जमीन की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए संपत्ति का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। लेकिन राजा इनका मुखिया है, तो अभी जो समृद्धता का आधार है वो गाय है। जिसके पास ज्यादा गाय वही सबसे समृद्ध। और गाय के चोरी होने पर ही लड़ाई होती थी, गाय को खोजा जाता था। गाय क्योंकि जो जो इंपॉर्टेंट होता है उसके महत्व ज्यादा दिया जाता है, इसीलिए गाय के नाम पर समय का नाम रखा जाता था। गाय के नाम पर जो है अन्य नामकरण भी होते थे, जैसे बेटी को दुहिता कहा जाता था, लेकिन गाय को क्या कहा गया? अघन्या कहा गया है। अघन्या, वध ना करने वाली। और गाय के लिए क्या है? गाय चोरी होती थी उसका भी उल्लेख मिलता था, और गायों के लिए भी युद्ध हुआ करते थे। दशराग युद्ध भी इसका एक एग्जाम्पल है। गाय से ही समय निर्धारित होता था, और समय आप जानते हैं आज भी को लोग क्या बोलते हैं? गोधूल हो गया, गोधूल का टाइम है। तो गोधूल का टाइम बेसिकली शाम को गाय चर के जब आती हैं तो धूल शाम को उड़ती है, उसी को गोधूल बोलते हैं, गोधूल टाइम बोला जाता है। आज उसको गोधरिया बोलते हैं। ठीक, तो यही है। अब एक चीज मानिए, राजा कोई टैक्स नहीं लेता था, लेकिन जनता क्या करती थी? अपना जो उत्पाद है, दूध है या जो भी कुछ पाती थी, जो कि खाने के लिए उसका उत्पादन होता था, उसमें एक हिस्सा राजा को दे देते थे, तो उसे बलि कहा जाता था। तो बलि ये टैक्स नहीं है था, ध्यान रखिएगा, ये स्वैच्छिक कर है। इच्छा है तो दे दो, नहीं तो ना दो। लेकिन अभी उत्तर वैदिक काल में चलेंगे तो यही टैक्स बन जाता है। तो कहने का मतलब है राजनीतिक जीवन इस तरीके से है। सभा समिति विदेश राजनीतिक संस्थाएं हैं। जन, विश्व और ग्राम, यानी कि तमाम ग्राम मिलके विश्व बनते हैं, तमाम विश्व मिलके जन बनता है, और जन इनकी पॉलिटिकल यूनिट है। हाँ, बहुत सारे जनों का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ठीक, और आर्थिक हालात इनके ये हैं, आर्थिक हालात ये हैं। अब जरा आ जाते हैं सामाजिक जीवन। जब हम सामाजिक जीवन पढ़ते हैं तो हम इसे आदर्श काल मानते हैं भारतीय इतिहास का। सामाजिक जीवन, सामाजिक जीवन आदर्श काल है भारतीय इतिहास का। समाज जो है वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है, 10वें मंडल में, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ये खूब पूछा जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, और 10वां मंडल जो सबसे बाद में जोड़ा गया है, वहां पर पहली बार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये वर्ण व्यवस्था इतनी आदर्श व्यवस्था थी, अगर वास्तव में भारत इसी व्यवस्था पर चलता आता तो भारत का डेवलपमेंट अमेरिका और जाने अन्य देशों से कई गुना आगे होता। क्यों? ये जो वर्ण व्यवस्था है ये कर्म पर आधारित थी, और वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण थे। ब्राह्मण था, क्षत्रिय थे, वैश्य थे और शूद्र थे। जरा ध्यान दीजिएगा, अभी समझ में आएगा सारी चीजें। ब्राह्मण का अगर 4 बेटे हैं, उसमें कोई व्यापारी है, उसमें कोई जो है खेती कर रहा है, उसमें कोई पशुपालन कर रहा है, उसमें कोई शासक है, तो अगर ब्राह्मण का कोई बेटा व्यापारिक गुण वाला है तो वो वैश्य होता था। शूद्र का कोई बेटा अध्ययन, अध्यापन और ज्ञानी होता था तो वो ब्राह्मण माना जाता था। क्षत्रिय का कोई बेटा अगर खेती और पशुपालन करता था, शूद्र माना जाता था। क्षत्रिय का कोई बेटा अगर वो रक्षा का काम करता है या शासन का काम करता है, उसमें दक्ष है, तो वो जो है ब्राह्मण माना जाता था।
कहने का मतलब एक वर्ण से दूसरे वर्ण में कोई भी जा सकता था कर्म के आधार पर। इसका मतलब योग्यता आधारित समाज था। हाँ, योग्यता आधारित समाज था। अब जरा एक चीज ध्यान रखिएगा, जो अभी समझ में आएगा आपके, बहुत इसमें है क्या, यही यही इसी के बाद सब गड़बड़ी हो जाती है। एक उदाहरण मिलता है कि एक दंपत्ति है, उनके 4 बेटे हैं और चारों में कोई बेटा उनका पशुपालन करता है, कोई उनका बेटा ब्राह्मण है। शाम को साथ में एक ही साथ रह रहे हैं, यानी कि एक ही परिवार में 4 वर्ण रह रहे हैं। वर्ण का निर्धारण कर्म पर है, जाति नहीं होता था। वर्ण एक ही परिवार में 2 या 2 से अधिक वर्णों के बच्चे भी हो सकते हैं। किसी पिता के 4 बेटे हैं तो कोई ब्राह्मण है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, कोई क्षत्रिय, इस तरीके से। तो इस तरीके से योग्यता को आधार मानकर वर्ण डिसाइड होता था और कोई भी व्यक्ति किसी वर्ण से किसी वर्ण में कन्वर्ट हो जाता। वर्ण का सिंपल सा बात थी, वर्ण का मतलब था उसका व्यवसाय, वो क्या व्यवसाय कर रहा है वो उसी वर्ण का है। अगर वो अध्ययन अध्यापन कर रहा है तो वो ब्राह्मण माना जाएगा, जाति होती ही नहीं थी। तो ये इसलिए प्रोग्रेसिव समाज है कि अगर हम सचिन के बेटे को ही इंडियन क्रिकेट टीम में खिलाएं, चाहे वो खेलना न जानता हो, तो जाहिर सी बात है वो बहुत अच्छा नहीं कर पाएगा। अगर हम उस व्यक्ति को क्रिकेट खेलने का मौका दें जो किसी क्रिकेट फैमिली से नहीं आया है और बढ़िया खेलता है, तो हम उसको अच्छा कर सकते हैं। सूर्य कुमार यादव है। तो कहने का मतलब योग्यता के आधार पर अगर हम शासन और सत्ता सौंपे तो भी अच्छा हो सकता है। अब सिर्फ राहुल गांधी ही बनेंगे प्रधानमंत्री तो पता नहीं बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ये जरूरी थोड़ी ना योग्यता है। कहने का मतलब है लालू के यादव के बेटे ही सबसे ज्यादा समृद्ध हैं, इसलिए उनको मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो ये क्या है, ये परंपरा बाद में आई, अभी उत्तर वैदिक काल में यही परंपरा आ जाएगी। क्यों? अभी संपत्ति नहीं है। जिस दिन संपत्ति आएगी तब ये लालच होता है, अरे बाप रे ये तो मेरी संतानें हैं, मेरे पास तो यश वैभव सब है। हाँ, यश वैभव सब है, हमारे बच्चों को नहीं मिलेगा क्या? तब ये व्यवस्था क्या कर दी जाती है, जन्म पर आधारित। कि हमने अभी जब संपत्ति का कॉन्सेप्ट उत्तर वैदिक काल में आएगा तो पता चला हमने पूरा एरिया हमारा है, टैक्स हमारे पास आता है। अब हम जब तक है तब तक ऐश करेंगे, हमारा बेटा पता नहीं अगर कृषि कार्य करता होगा या पशुपालन करने वाला होगा तो वो वैश्य शूद्र होगा, अगर व्यापार करता होगा तो वैश्य होगा, तो उसको यश वैभव प्राप्त नहीं होगा। ऐसे में व्यवस्था अगर पारंपरिक कर दी जाए कि राजा का बेटा ही राजा होगा तो स्वाभाविक सी बात है वही राजा बनेगा। ये व्यवस्था जब से भारत में स्टार्ट होती है तभी समाज जो है डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है और ये आज तक चला आ रहा है, ये ऐसा परंपरा बना दी गई। अब जरा ध्यान दीजिए ये अच्छा और बुरा क्या है। सबसे बड़ी बात जो है वैदिक काल की, ऋग्वैदिक काल की, ये है कि जो स्त्रियों की स्थिति है वो सबसे ज्यादा अच्छी थी, आज से भी ज्यादा अच्छी। इनको पुरुषों के बराबर शिक्षा का अधिकार था, पढ़ने जाती थी, बाल विवाह नहीं होते थे, बाल विवाह का कोई उल्लेख नहीं मिला है, सती प्रथा नहीं होती थी, बहु विवाह नहीं होते थे, बहु विवाह नहीं होते थे। विवाह कैसे होते थे? अनुलोम और प्रतिलोम। सती प्रथा बाद में आई। सती प्रथा एक्चुअली जब ये सारी समस्याएं तब आएंगी जब विदेशी आक्रमण होंगे। अब हम अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हा? किसने किसने अरे तो विलियम बेंटिंग तो बहुत बाद में आया। बता तो रहे हैं, अभी आए। अभी समस्या क्या है, जब विदेशी आक्रमण होने आए शुरू होंगे तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं हम किसी तरीके से बचें। और अगर युद्ध में किसी सैनिक की डेथ हो जाती है तो आक्रमणकारी जो है धन, स्त्री, इनको टारगेट करते हैं। तो पहले आपका धन लूटेंगे,
फिर महिलाओं को उठा के ले जाएंगे। तो महिलाएं अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अपने आप को खत्म कर लेती थी। परंपरा यहां से डेवलप होती, और सिर्फ यही परंपरा नहीं डेवलप हुई, जो आप देखते हो ये पर्दा प्रथा है, ये भी वहीं से डेवलप हुई। पहले पर्दा प्रथा नहीं था, इस तरीके की कोई कुरीतियां, सामाजिक कुरीतियां नहीं थी भारत। पर्दा प्रथा बाद में आई। पहले पर्दा प्रथा क्या थी? यह है कि अगर विदेशी आक्रमणकारी हैं तो आप मुंह ढक के रखो, जब आपको देखेंगे नहीं तो वो अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि जो है वो मेवाड़ की राजकुमारी बहुत सुंदर है। जब मेवाड़ की राजकुमारी बहुत सुंदर है, उसको कोई इसके बारे में बताएगा तो वो आक्रमण करेगा। तो जैसे पद्मावती के बारे में आप जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिर्फ इस वजह से आक्रमण किया कि मेवाड़ की राजकुमारी दुनिया में सबसे सुंदर महिला है, तो सिर्फ आक्रमण इसीलिए हुआ कि इनको हराएंगे और महिला को प्राप्त करेंगे। तब आप क्या करेंगे? तो कौन सी परंपरा आएगी? जौहर प्रथा आएगी, कि हम अपने आप को खत्म कर लेंगे, हम अपने अस्तित्व को बचा लेंगे, हम अपने सतीत्व को बचा लेंगे। ये परंपराएं यहां से। तो पर्दा प्रथा का मतलब जब कोई देखेगा नहीं तो जान ही नहीं पाएगा। इस वजह से पर्दा प्रथा स्टार्ट हुई। हालांकि क्या है, इतिहास बदलता है, उसके आयाम बदल जाते हैं। आज फिर पर्दा प्रथा आ गया। आज मुंह बांध के लगते, अपने भाई नहीं जान पाता है कि हमारी बहन जा रही है कि नहीं, कौन जा रहा है। आज मुंह बांधने वाली प्रथा है, आज कोई पता ही नहीं चलता है कौन जा रहा है। तो और कोरोना अलग से ले आया सेफ जोन। तो कहने का मतलब अनुलोम और प्रतिलोम विवाह होते थे। विवाह में क्या है, जो अगर कोई वर्ण है, उच्च वर्ण निम्न वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये क्रमशः हुआ करते। तो अगर निम्न वर्ण का लड़का उच्च वर्ण की लड़की से शादी करता है तो उसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। अनुलोम विवाह क्या है? उच्च वर्ण का लड़का निम्न वर्ण की लड़की, ये अनुलोम विवाह कहा जाता था। हमने बताया बाल विवाह नहीं होते थे। विवाह के प्रकार भी बताए गए, 8 प्रकार के विवाह बताए गए। ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापति विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, पैशाच विवाह। तो ये 8 प्रकार के विवाह बताए। 4 विवाह मान्यता प्राप्त थे, 4 विवाह को मान्यता नहीं मिली थी। तो कहने का मतलब कुल मिला के है, जब ये शिक्षा ग्रहण करती थी तो इसका प्रमाण ये है कि ऋग्वेद की तमाम ऋचाएं इन्होंने खुद लिखी। महिलाओं ने ऋग्वैदिक ऋचाओं की रचना की है, और इसमें आपने नाम सुना होगा घोषा, अपाला, ऋतंभरा, घोषा, अपाला, ऋतंभरा। तमाम महिला ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने ऋग्वेद की तमाम ऋचाओं को खुद रचा है। तो कहने का मतलब है, अब समझिए ये व्यवस्था इतनी अच्छी है, महिलाओं को पर्याप्त। लोपा मुद्रा भी है, लोपा मुद्रा, हाँ गार्गी भी है, तमाम है, तमाम महिलाएं हैं। ठीक, अब क्या है सबसे महत्वपूर्ण बात, जब हमारा समाज डाउन होना स्टार्ट होता है, सामाजिक बुराइयां आ जाती हैं और हम धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर टूट जाते हैं, तभी विदेशी आक्रमणकारी हमें अलग अलग सबको पराजित कर लेते हैं और भारत पर कब्जा कर लेते हैं। तो जब हम उनको हटाने के, भगाने का आंदोलन चलाते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि हम पहले इन बुराइयों को खत्म करें, हम पहले संगठित हो, तब हम किसी महाशक्ति को हरा सकते हैं। जैसे ब्रिटिश सरकार को हराने के लिए हमने ये किया। तब क्या चलाएंगे? समाज सुधार आंदोलन। समाज सुधार में क्या है? यही बुराइयां हटाएंगे तो हम फिर से एक हो सकते हैं। जब हम एक होंगे तब हम किसी महाशक्ति से लड़ सकते हैं। तभी पहले भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के पहले समाज सुधार आंदोलन चलता है, और समाज सुधार आंदोलन में यह कहा जाता है कि बहुत सारे समाज सुधारक हैं जिन्होंने कहा बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो। किस परंपरा को अडॉप्ट कर लो? ऋग्वैदिक परंपरा को अडॉप्ट कर लो। किसने कहा? दयानंद सरस्वती ने कहा। दयानंद सरस्वती ने कहा कि अगर हम इस व्यवस्था को लागू कर लें, जिस व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब क्या है, ये एक दूसरे वर्ग में जा सकते थे, तो उस व्यवस्था में कोई भेदभाव नहीं था। उस भेदभाव, अगर उस व्यवस्था को हम अडॉप्ट कर लें तो
हम आसानी से दूसरे से लड़ सकते हैं, हम अपनी बुराइयां खत्म करें। इसलिए क्या है, अभी तो आदर्श समाज है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ये आदर्श समाज धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। और डाउन तभी होगा जब एक दूसरे के हितों को पोषित करने के लिए कानून बदले जाएंगे, सामाजिक नियम बदले जाएंगे। अब जरा ध्यान दीजिए, अब बचा क्या, धर्म। इनका धर्म कैसा है, ऋग्वैदिक काल का धर्म कैसा है। धर्म में ये अपने देवताओं को 3 वर्गों में बांटते थे। आकाश के देवता, पृथ्वी के देवता, अंतरिक्ष के देवता। इन सभी देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण देवता थे इंद्र। इन्हें क्या कहा जाता था, पुरंदर कहा जाता था। ठीक, और दूसरे जो देवता थे वो सबसे महत्वपूर्ण कौन है, अग्नि, दूसरे नंबर के हैं। और जो नदियों में देवियों में सबसे महत्वपूर्ण थी वो सरस्वती थी। सरस्वती को नदी तमा या नदियों की देवी कहा जाता था, और इसे जो है ज्ञान की देवी भी कहा जाता था। ज्ञान की देवी और नदी की देवी कहा जाता था। तो ये टोटल आपका ऋग्वैदिक काल है। आप समझिए ऋग्वैदिक काल में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। ऋग्वैदिक काल में पहला पढ़ा भौगोलिक क्षेत्र। भौगोलिक क्षेत्र। दूसरा पढ़ा राजनीतिक जीवन। तीसरा पढ़ा सामाजिक जीवन। चौथा पढ़ा आर्थिक स्थिति क्या थी, और लास्ट वाला पढ़ा धार्मिक जीवन। भौगोलिक क्षेत्र में हम लोगों ने पढ़ा ऋग्वैदिक आर्य सिंध और उसके आसपास नदियों के आसपास बसे हुए थे, जिन्हें सप्त सैंधव क्षेत्र कहा जाता था। कुछ नदियों के नाम हमने बताए हैं, वैदिक कालीन नाम भी बताए हैं, जो वैदिक कालीन नाम पूछा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण नदी है सिंधु नदी, सबसे पवित्र नदी है सरस्वती नदी, और एक पर्वत मिलता है जिसे मुजबंद पर्वत कहा जाता है। गंगा की तरफ इनका विस्तार नहीं था, गंगा का सिर्फ एक बार उल्लेख है वो, और सिंधु नदी का सबसे ज्यादा बार उल्लेख है। राजनीतिक जीवन में हम लोगों ने बात करी, इनका राजनीतिक जीवन कबायली था, यायावर जीवन था, और जो है इनका सबसे बड़ी पॉलिटिकल यूनिट जन कहलाती थी। जन का मुखिया राजा होता था। जन छोटे छोटे विषयों में बटा होता था, और विष गांव में बटे होते थे। ग्राम का मुखिया ग्रामीणी होता था, विष का मुखिया विस्पति होता था, और इनकी राजनीतिक इकाई होती थी सभा, समिति और विदत। सभा श्रेष्ठ जनों की संस्था थी, और समिति सामान्य जनों की संस्था थी। सभा का मुखिया सभ्य कहलाता था, और जो समिति का मुखिया ईशान कहलाता था। विदत के बारे में पता चलता है कि ये सबसे प्राचीन संस्था है। हम लोगों ने सामाजिक जीवन के बारे में बात करी। सामाजिक जीवन वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। पहली बार चारों वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में होता है, और बताया जाता है कि समाज जो है एक मूवमेंट जो है एक वर्ण से दूसरे वर्ण में आसानी से हो जाता था। समाज में सबसे ज्यादा अच्छा यह था कि महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। महिलाओं को पर्याप्त सम्मान मिलता था, शिक्षा का अधिकार और हर तरह का अधिकार है। अभी संपत्ति का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो इसलिए संपत्ति न राजा के पास है, न संपत्ति किसी व्यक्ति के पास है, क्योंकि कृषि नहीं होती है। जिस दिन कृषि होने लगेगी, कृषि सिर्फ ये प्राकृतिक कृषि थोड़ा बहुत नाम मिलते हैं, कहीं जौ और गेहूं और इन सब के नाम मिलते हैं, तो अपने आप ही जैसे उगाए वैसे काट लिया, ये नियमित खेती नहीं करते थे। अभी कृषि उत्तर वैदिक काल में स्टार्ट होगा। आर्थिक जो जीवन है उसका आधार क्या है, पशुपालन है, और पशुओं में भी सबसे महत्वपूर्ण क्या है, गाय है। गाय के लिए तमाम युद्ध होते थे। हम लोगों ने एक युद्ध की बात जो सुनी है वो दशराग युद्ध है, परशुनी नदी के तट पर हुआ था। राजा सुदास इसमें जीते थे। धर्म के बारे में बात करी कि धर्म में इन्होंने जो देवताओं का वर्गीकरण किया है, और बेसिकली ये प्रकृति पूजक लोग थे, प्रकृति की पूजा करते थे। ले सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो देवता हैं वो इंद्र माने जाते थे।
इंद्र को पुरंदर कहा जाता था। पुरंदर का मतलब होता है दुर्गों को तोड़ने वाला। और दूसरे अग्नि है। और इस तरीके से देवताओं का इनका वर्गीकरण है। कुछ समझ में आया आप लोगों के वैदिक काल? अच्छा, कोई क्वेश्चन बनता है आप लोगों का? कोई क्वेश्चन जैसे डिस्कस करना चाहें इसमें जो ना समझ में आया हो? चलिए एक एक करके पूछते हैं। आकांक्षा, आप बिल्कुल बोलती नहीं है। यस सर। कुछ समझ में आता है? यस सर। अच्छा, जब क्वेश्चन पूछते हैं तब भी आप नहीं बताती हो। तैयारी कैसी चल रही है आपकी? चल बढ़िया। अरे, चल रही है इससे क्या मतलब है? आज आपका वो जो टेस्ट है वो चेक हो जाएगा। थोड़ा सा हम हॉस्पिटल में बिजी थे कल, थोड़ा मुक्ति मिली है, अभी ऑपरेशन वगैरह हो गया, तो अब हम प्रॉपर तरीके से अभी प्रयास ये कर रहे हैं कि प्रैक्टिस सेशन भी शाम को 1 घंटे 1.5 घंटे का कर लिया करें। यहीं से आप लोग घर में बैठिए, यहाँ से हम क्वेश्चन पूछते रहेंगे। चंद्र प्रकाश भैया बताइए क्या हाल है? कुछ लोग फोन ऑन करके रख देते हैं, हमें लगता है चले जाते हैं कहीं। दिव्या, जी सर। क्या हाल है? कैसी तैयारी चल रही है आपकी? तो बढ़िया चल रही है। बढ़िया चल रही है। कल आपने फोन किया था तो फिर आज हम फोन करते हैं, अभी टाइम मिलेगा तो मैं बात करता हूँ। हाँ चंद्र प्रकाश भैया, हाँ हाँ खूब बढ़िया मिल रही है। कैसा चल रहा है मामला? बढ़िया चल रहा है। थोड़ा सा पढ़ाई को फोकस कर लीजिए, पद बहुत ज्यादा है। हाँ, 7 जनवरी का एग्जाम होगा। 7 जनवरी, ध्यान रखिएगा। मान लीजिए, आप लिख लीजिए डेट 7 जनवरी है। तो 14 जनवरी को। अरे 7 मान लो, एक हफ्ता इधर उधर। हाँ, आप आप जनवरी मत मानिए, आप ये मानिए कि ये अक्टूबर है, नवंबर लास्ट तक सिलेबस खत्म हो जाए, फिर प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट कर दिया जाए। ठीक है, ठीक है। और थोड़ा मेहनत करिए। और जैसे इसमें एक लोग कोई है जो बाहर है, शायद ऋषि है। कहाँ से हैं भैया आप? मऊ में है। हर्षित तो लखनऊ में है ना? जी सर। प्रयास करिए, अगर संडे को और सैटरडे, जो सेकेंड सैटरडे कल है और परसों संडे है, तो प्रयास करिए कि अगर आप लोग आ सकते हो तो 2 दिन के लिए अगर आ जाओ, 4-4 5-5 घंटे के लिए, क्योंकि हमारे पास कल और परसों पूरा टाइम है। हाँ, तो टेस्ट भी हो जाएगा और एक लंबा सेशन हो जाएगा। सब लोग बात करिए, ग्रुप में हम डाल देंगे, और बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए आने में। तो जयंत भैया क्या हाल है? बताइए कैसा क्या है, समझ में आ रहा है नहीं? बढ़िया चल रही तैयारी? ये मान लीजिए कि देखिए, अगर आप लोग 2 महीने 3 महीने खूब जम के मेहनत कर लेंगे तो फिर आपके हाथ में जीत होगी। और ये जीवन को बदलने वाली चीजें हैं, क्योंकि एपीएस की वैकेंसी जनरली आती नहीं है। आप लोगों को बढ़िया मौका मिला है, तो इस मौके को जरूर आप क्रैश कराइए। ठीक है, तो आज से इतने रखा जाए। दिव्या, मैं अभी तुमको फोन कर लूंगा, बात बताना जो भी है। ओके सर। ठीक है।